नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। हम इस चैनल में बीएससी एमएससी के प्रत्येक टॉपिक को हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं, साथ में नोट्स बना देते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में लिखकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। साथ में यही बताते हैं आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल में नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। आज हम लेकर आए हैं प्रणोदित अथवा चालित आवर्ती दोलत के उदाहरण। ओके, हम इससे पहले प्रणोदित अथवा चालित आवर्ती दोलत पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। मुझे इस लेक्चर में आप सबका प्यार बहुत अच्छा मिला। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। इसमें हमने अवकल समीकरण का हल और शक्ति अवशोषण, विशेषता गुणांक, अनुनाद की तीक्ष्णता, अनुनाद वक्र की चौड़ाई, वेग अनुनाद इत्यादि पर डिस्कस किया था। तो चलते हैं उदाहरण की ओर कि प्रणोदित अथवा चालित आवर्ती दोलत का उदाहरण। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल द्वारा पोषित एलसीआर पर्वत। आप ये जो फिगर की सहायता से सीखेंगे। ओके, सबसे पहले आप देख रहे हैं एक फिगर, इसमें एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल ई के साथ श्रेणी क्रम में एल प्रेरकत्व की एक कुंडली, सी धारता का एक संधारित्र तथा आर प्रतिरोध का कैसे हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के साथ कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ओके, तो हम किसी क्षण टी पर संधारित्र पर आवेश कितना होगा Q, और पर्वत में धारा कितनी बह रही है I, dQ/dt। तो किसी क्षण टी पर संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना Q/c। इस L प्रेरकत्व की कुंडली की सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है L dy/dt, और R प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है I/R। अब हम इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे। मैं आपको किसी भी सर्किट में आप किरचॉफ का लॉ लगाएंगे तो मैं इसका एक रामबाण बताऊंगा। आप इसको सब जगह इस प्रकार से अप्लाई करेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। कैसे? आप इतना जानेंगे किसी क्षण टी पर सी धारता के संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, आर प्रतिरोध के सिरों पर और एल प्रेरकत्व की कुंडली के सिरों पर, और ई विद्युत वाहक बल का एक अलग ई प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ओके, तो इसके बाद आप सर्किट में क्या लगाओगे? किरचॉफ का नियम। आप किरचॉफ का नियम जानते हैं, सेकंड नियम जो वोल्टेज का नियम था, समेशन V = 0 होता है। ओके, तो क्या करना है आपको? आप सर्किट में आपको एक संदर्भ बिंदु लिया जाता है, रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। हमने इधर से चल रहे हैं इस बेटी से। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से जहाँ से चलते हैं वो आपको चिन्ह लेना है। इधर से चले तो प्लस का चिन्ह, हमने प्लस का चिन्ह लिया, +E। ओके, फिर इधर से चले, हम पॉजिटिव से प्रवेश किए, नेगेटिव से निकले। ओके, हमने जो धारा का मान लिया हमने क्लॉकवाइज बह रही है इसमें। ओके, तो प्लस टर्मिनल से धारा बहेगी इस प्रकार से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो इधर से गए, निकले प्लस, फिर निकले माइनस, प्रवेश हुए प्लस से, निकले माइनस से, तो माइनस का चिन्ह लेना है। प्रवेश हुए प्लस से और निकले माइनस से, तो माइनस का चिन्ह लेना है। तो +E -LdI/dt, क्योंकि जहाँ से निकलते हैं वो चिन्ह लिया जाता है। प्लस से प्रवेश हुए, माइनस से निकले तो माइनस का चिन्ह -Q/C। ओके, प्लस से प्रवेश हुए, माइनस से निकले तो I/R = 0। ओके, तो जो किरचॉफ के वोल्टेज का नियम है, जिसे हम किरचॉफ का सेकंड नियम बोलते हैं। आप बस केवल इतना करना है, कोई सर्किट हो, आप सर्किट में ये देख लेना आपको कहाँ से चलना है, आप उसको संदर्भ बिंदु मान लेंगे। इधर से हम ई प्रत्यावर्ती जो विद्युत वाहक बल इधर से चल रहे हैं। ओके, प्लस टर्मिनल से धारा की दिशा मान ली जाती है, आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो हमने क्लॉकवाइज ले ली। फिर इसके बाद हम जहाँ से प्रवेश करते हैं वो माइनस का चिन्ह, जहाँ से निकलते हैं वो माइनस का होता है। ओके, तो इस प्रकार से ये चिन्ह आपको लिखना है। आप कभी भी किरचॉफ का नियम किसी भी सर्किट में अप्लाई करें तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। आप चाहे किसी इंटर की बुक
उठा के देख लें, उसमें अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला एकदम फिट बैठेगा। ओके, पक्षांतर कर दिया तो कितना आ जाएगा, एल डी आई अपन में डी टी प्लस क्यू अपन में सी प्लस आई अपन में आर इक्वल ई। ओके, आप जानते हैं ये जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल ई इक्वल कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमने वैल्यू पुट कर दी। फिर आप जो परपथ में धारा कितनी बह रही थी, आई इक्वल डी क्यू अपन में डी टी, हमने वैल्यू पुट कर दी तो कितना आ जाएगा, डी क्यू अपन में डी टी, और जहाँ आई लिखा है डी क्यू अपन में डी टी। सॉल्व किया आगे तो कितना आ जाएगा, एल डी टू क्यू अपन में डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू अपन में डी टी प्लस क्यू अपन में सी इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम दोनों पक्षों में एल का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, डी टू क्यू अपन में डी टी स्क्वायर प्लस आर अपन में एल डी क्यू अपन में डी टी प्लस वन अपन में एल सी इंटू क्यू इक्वल ई नॉट अपन में एल साइन ओमेगा टी। ओके, मान लेंगे आर अपन में एल इक्वल टू बी है, वन अपन में एल सी इक्वल एन स्क्वायर है, और ई नॉट अपन में एल कितना है, लेट कर लिया कि आर अपन में एल इक्वल टू बी है, वन अपन में एल सी इक्वल एन स्क्वायर है, ई नॉट अपन में एल इक्वल स्मॉल ई नॉट है। तब इक्वेशन क्या बनेगा, डी टू क्यू अपन में डी टी स्क्वायर प्लस टू बी डी क्यू अपन में डी टी प्लस एन स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। समीकरण फर्स्ट दे दिया। जो समीकरण एक है ये बिल्कुल क्या है, जो चालित आवर्ती दोलक था उसके अवकल समीकरण जैसा है। ओके, हमने जो चालित आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण की लिंक आई बटन पर लिंक दे दी थी, आप उसको देख सकते हैं। तो समीकरण एक है जो क्या है, चालित आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण जैसा है जी। तो इस समीकरण का हल भी उसी प्रकार होगा जिस प्रकार से हमने चालित आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण का सॉल्यूशन किया था। तो क्या, जिसका स्थायी अवस्था में हल किया था प्रणोदित आवर्ती दोलक का क्यू के फॉर्म में सेकंड ऑर्डर का अवकल समीकरण है, तो क्यू इक्वल प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का आयाम तो स्मॉल ई नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस का थीटा। यहाँ थीटा क्या है, थीटा इक्वल टेन इनवर्स 2b ओमेगा अपॉन एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। हमने समीकरण एक का जो हल डायरेक्ट लिख दिया, क्यों, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में चालित आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण का सॉल्यूशन करा चुके हैं, वो आपको आई बटन पर लिंक है, आप देख सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं जी, क्या कि समीकरण एक चालित आवर्ती दोलक के समीकरण जैसा, तो स्थायी अवस्था में हल इसका ये होगा। ओके, हमने जहाँ लेट किया था वो वैल्यू पुट कर देंगे। क्या लेट किया था कि 2b इक्वल आर अपॉन में एल है, 1 अपॉन में एल सी इक्वल एन स्क्वायर है, और ई नॉट अपॉन में एल इक्वल स्मॉल ई नॉट है। तब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो स्मॉल ई नॉट इक्वल कितना था, कैपिटल ई नॉट अपॉन में एल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर की जगह 1 अपॉन में एल सी ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। इधर से आप देख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू आर अपॉन में एल का होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस का थीटा। थीटा क्या है, टेन इनवर्स 2b ओमेगा। आप 2b की वैल्यू आर अपॉन में एल पुट करोगे तो ओमेगा इंटू आर अपॉन में एल अपॉन एन स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो 1 अपॉन में एल सी, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में एल सी इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये थीटा की वैल्यू है। ये हमने निकाल लिया स्थायी अवस्था में हल। ओके, अब हम जानेंगे सर्किट में धारा, परपथ में धारा कितनी बह रही है। तो क्या आवेश परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, धारा। तो आई इक्वल डी क्यू अपॉन में डी टी। हम आवेश का समय के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। आप जी क्या है, हमने क्यू की वैल्यू पुट कर दी, जो क्या था समीकरण एक का हल था, हमने क्यू की वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब इसका हम टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आप जो ये टर्म देख रहे हैं ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, केवल इसका होगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा का क्या होता है अवकलन, कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। तो ओमेगा टी माइनस थीटा का पुनः अवकलन होगा तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, टी का 1 हो जाएगा, थीटा का 0, थीटा कांस्टेंट है। ओके, तो कितना आई इक्वल ई नॉट ओमेगा अपॉन में एल अपॉन, हम कॉमन ले लिया, ओमेगा अपॉन एल का कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप प्रॉपर्टी जानते हैं, कॉस थीटा
इक्वल कितना होता है साइन थीटा प्लस पाई बाई टू। ओके, तो हमने कॉस को साइन के रूप में कन्वर्ट कर लिया, तो कितना साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस पाई बाई टू। इस प्रॉपर्टी लगा के हमने लेट कर लिया कि थीटा माइनस का पाई बाई टू इक्वल कितना है फाइव, तो कितना आ जाएगा आई इक्वल कैपिटल ई नॉट, ये ओमेगा एल से ओमेगा अपॉन एल से ओमेगा अपॉन एल ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा ई नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का फाइव। फाइव क्या है जहाँ थीटा माइनस का पाई बाई टू है। ओके, टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन में आर है। ओके, ये फाई क्या है, जो फाई क्या बताता है कि पर्वत में जो धारा है बह रही है वो आरोपित विद्युत वाहक बल से कला में कितने कोण पीछे रहता है, तो फाई कोण पीछे रहता है। फाई का मान निकालेंगे ओमेगा कंडीशन के लिए, तीन कंडीशन होगी। ओके, अब इसमें ये कौन क्या है ये जान लेंगे। आप देख रहे हैं कि ये वर्गमूल का चिन्ह इस आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये आप इस राशि को देख रहे हैं, ये क्या है पर्वत की प्रतिबाधा है। जेड क्या है, पर्वत की प्रतिबाधा है। ओके, और आप इसके अंदर देख रहे हैं कि ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी ये परिणामी प्रतिघात है। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पर्वत की प्रतिबाधा। इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ओके, और आप इसमें देख रहे हैं ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी क्या है, पर्वत की परिणामी प्रतिघात। जब आप इसकी ये क्या है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड। ये क्या है, पर्वत की प्रतिबाधा है। जब हम पर्वत की जो प्रतिबाधा है, ओके, हम पर्वत की प्रतिबाधा इसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इधर से आवेश है, आप ये देख रहे हैं, तो इधर से आप ये देख पा रहे हैं कि तो पर्वत में धारा कितनी बहेगी, ई नॉट मतलब जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है अपॉन प्रतिबाधा, तो आई इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाइव अपॉन में जेड। ई नॉट अपॉन में जेड क्या है, आई नॉट। आई नॉट क्या है, धारा का शिखर मान या धारा का जिसे आयाम बोलते हैं। ओके, हम इसकी तीन कंडीशन पर डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, जब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की आवृत्ति पर्वत के मुक्त दोलनों की आवृत्ति से बहुत कम है। ओके, जब ओमेगा की वैल्यू एन से बहुत कम है तब इस प्रतिबाधा में क्या होगा, आप प्रतिबाधा जेड की वैल्यू क्या जाने हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर ओमेगा एल माइनस वन अपॉन में ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ओमेगा आप फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की आवृत्ति पर्वत के मुक्त दोलनों की आवृत्ति से बहुत कम है, ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है। आपने जब हर की वैल्यू बहुत कम होती है, जैसे 0.02 है, तो इसका जो भागफल आएगा वो ज़्यादा आएगा। जब हर की वैल्यू कम होती है, जब भाग देते हैं तो ज़्यादा आता है, आप इतना तो जानते हैं। यदि हर की वैल्यू का मान यहीं इसकी अपेक्षा ज़्यादा है तो इसका मान कम आएगा। ओके, आप इसका मान निकाल लें तो कितना आ जाएगा 50, इसका 0.5। तो आप देख रहे हैं यदि हर की वैल्यू कम होती है, यदि हम दो चीज़ों की कंपेयर करें, दो संख्याओं की, इस भिन्न में ना इस भिन्न में कंपेयर करें, जिस भिन्न का हर छोटा होता है उसका भागफल बड़ा होता है। ओके, जिस भिन्न का हर बड़ा होता है उसका जो अगर हम भाग दें तो वो क्या होगा, छोटा आएगा। इसी प्रकार ओमेगा की वैल्यू क्या है, छोटी है। अब तो ओमेगा एल की वैल्यू भी छोटी आएगी। ओके, अब हम 1 ओमेगा सी की तुलना करें इससे, ये अब हर में है ओमेगा, हम छोटी संख्या का भाग देंगे तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो ये क्या होगा, जो पर्वत की प्रतिबाधा है इसमें कौन ज़्यादा प्रभावी होगा, 1 में ओमेगा सी। क्यों, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू छोटी है। जब ओमेगा की वैल्यू छोटी होगी, ओके, मतलब हर की वैल्यू छोटी है, तो इसका क्या आएगा, भागफल बड़ा आएगा। जब बड़ा आएगा तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि जो प्रतिबाधा जेड है इसमें ओमेगा 1 में ओमेगा सी अधिक प्रभावी होता है। ओके, तो जेड इक्वल कितना आ जाएगा, 1 में ओमेगा सी। ओके, तो और धारा आई नॉट कितनी आ जाएगी, आई नॉट इक्वल कितना था, ई नॉट अपॉन में जेड,
ई नॉट अपॉन जेड की वैल्यू रख दी 1/ओमेगा c। ओके, तो कितना आ जाएगा ई नॉट इंटू ओमेगा सी, और फाई की वैल्यू माइनस का π/2। जी कैसे आया, मैं आप इसको कि जो परपथ में धारा बह रही है वो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल से कितने कोण पीछे रहती है, जी मैं आपको एक ट्रिक की सहायता से बता देता हूँ कैसे। ओके, सबसे पहले आप जो धनात्मक x अक्ष में प्रतिरोध को दर्शाएंगे, धनात्मक y अक्ष में आप प्रेरकत्व प्रतिघात को दर्शाएंगे, और ऋणात्मक y अक्ष में आप धारती प्रतिघात को दर्शाएंगे। ओके, अब आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन है, जब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की आवृत्ति परपथ की मुक्त दोलनों की आवृत्ति से कैसी है, बहुत कम है, तब 1/, में जो ओमेगा सी राशि है ये अधिक प्रभावी होती है। तो आप कम, ये अधिक प्रभावी है तो आप आर में, और जो ज़्यादा अधिक प्रभावी है उसमें कंपेयर करेंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं तो कितना कोण अंतर है, π/2 का है। ये कितने कोण पीछे है, नेगेटिव में है, तो माइनस का π/2 कोण पीछे रहता है। जो परपथ में धारा बह रही है वो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल से माइनस का π/2 कोण पीछे रहता है। ओके, आप इसमें क्या देख रहे हैं, ई नॉट इंटू ओमेगा सी है। अगर ओमेगा का मान कम होगा तो धारा का आयाम भी कम होगा, मतलब धारा का शिखर मान कम भी होगा। अगर हम प्रत्यावर्ती जो विद्युत वाहक बल है उसकी आवृत्ति धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो प्रतिघात प्रतिबाधा का मान भी घटता जाता है। क्यों, आप z इक्वल 1/ओमेगा c है, ओमेगा की वैल्यू बढ़ाएंगे मतलब हर का मान बढ़ रहा तो z का मान घटेगा, क्योंकि इसमें व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ओमेगा का मान बढ़ेगा तो z का मान घटेगा, ओमेगा का मान घटेगा तो z का मान बढ़ेगा। ओके, जो सेकंड कंडीशन है क्या, जब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की आवृत्ति परपथ की मुक्त दोलनों की आवृत्ति के बराबर है। ओके, हमने समीकरण में लेट किया था n² 1/LC, तो n इक्वल कितना आ जाएगा 1/√L इंटू सी। तो जब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की आवृत्ति परपथ की मुक्त दोलनों की आवृत्ति के बराबर है तब क्या होगा। ओके, तब हमारी प्रतिबाधा क्या आएगी वो आपको देखना है। ओके, इधर आप देख रहे हैं कि ओमेगा इक्वल n इक्वल कितना है 1/L इंटू सी। ओके, तो इधर से आप क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1/LC आ जाएगा। तो कैंची गुणा करा दें तो कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू एल इक्वल 1/ओमेगा सी। मतलब ओमेगा एल किसके इक्वल है, 1/ओमेगा सी के इक्वल है। जो प्रेरकत्व प्रतिघात और निर्धारित प्रतिघात दोनों बराबर हैं, जब बराबर होंगे तो जो प्रभावी प्रतिघात है वो कैसी हो जाएगी, जीरो। ये दोनों वैल्यू इक्वल, ओमेगा एल किसके इक्वल है 1/ओमेगा सी, घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। और जो प्रतिबाधा है वो कितनी आएगी, प्रतिबाधा z इक्वल इतना है, जब इसकी वैल्यू जीरो है तो z इक्वल कितना आ जाएगा वर्गमूल r², तो कितना आ जाएगा z इक्वल r। जब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की आवृत्ति परपथ की मुक्त दोलनों की आवृत्ति के बराबर होती है, जब प्रतिबाधा कैसी प्राप्त होती है, न्यूनतम। और धारा का जो शिखर मान है I0 इक्वल E0/z, z की वैल्यू r पुट कर देंगे, I0 इक्वल E0/r आ जाएगा। हमने जो धारा का शिखर मान निकाल रहे हैं तो E0/r, प्रतिबाधा न्यूनतम है तो धारा का अधिकतम मान होगा, जो धारा का शिखर मान है वो अधिकतम होगा। क्यों, क्योंकि धारा का शिखर मान r के कैसे व्युत्क्रमानुपाती है, r का मान न्यूनतम है तो धारा का मान अधिकतम होगा। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अनुनाद की स्थिति। ओके, ये हमने सेकंड केस जाना। यदि इस जो प्रतिबाधा r है, यदि r की वैल्यू कैसी हो, जीरो हो, ओके, तो धारा का जो आयाम है, धारा का शिखर मान है, जब r की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो धारा का शिखर मान कितना हो जाएगा, अनंत। क्यों, r की वैल्यू जीरो पर करेंगे, जीरो का किसी संख्या में भाग देते हैं आप तो अनंत आता है, तो धारा का आयाम कितना होगा, अनंत। परपथ की जो अनुनादी कोणीय आवृत्ति कितनी होगी, जो परपथ की अनुनादी कोणीय आवृत्ति होती है वो परपथ की मुक्त दोलनों की आवृत्ति के बराबर होती है। तो ओमेगा r क्या है, रेजोनेंस। ओके,
अन्नादि आवृत्ति को हम ओमेगा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो अन्नादि कोणीय आवृत्ति होती है वो परपथ की मुक्त दोलनों की आवृत्ति के बराबर होती है, अर्थात एन के बराबर। एन क्या लेट किया था आपने, एन स्क्वायर लेट किया था 1 में एल सी के इक्वल, तो कितना आ जाएगा एन इक्वल 1 में एल इंटू सी। अन्नाद की पोजीशन पर जो फाई का मान कितना आता है, 0 आता है। क्यों, फाई इक्वल थीटा माइनस का पाई बाई टू इक्वल क्या था, tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस ओमेगा अपॉन में सी अपॉन में आर। आप अन्नाद की स्थिति में आपने अभी देखा था, अन्नाद की स्थिति में ओमेगा एल किसके इक्वल है, 1 में ओमेगा सी के। जब ये दोनों ओमेगा एल की वैल्यू 1 में ओमेगा सी है, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 0। तो tan में वैल्यू 0 किसकी होती है, tan 0 की। tan से tan कैंसलेशन ला से कैंसिल हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसलिए अन्नाद की स्थिति में जो परपथ में धारा बह रही है वो आरोपित विद्युत वाहक बल के साथ कैसी, समान कला में। ओके, फाई की वैल्यू 0 है तो समान कला में होगी। अब हम जो इसकी थर्ड कंडीशन है, क्या, जब परपथ में जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है उसकी आवृत्ति परपथ की मुक्त दोलनों की आवृत्ति से बहुत ज़्यादा है, तब क्या होगा। ओके, ओमेगा की वैल्यू एन से बहुत ज़्यादा है। जब ओमेगा से बहुत ज़्यादा है, आपने जो प्रतिबाधा निकाली है अभी, जेड इक्वल वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 में ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू एन से बहुत ज़्यादा है। ओके, अब इसमें आप अब क्या देखेंगे मैं बता, जेड इक्वल कितना है, वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 में ओमेगा सी का होल स्क्वायर। जिस ओमेगा की वैल्यू एन से बहुत ज़्यादा है, अब आप इसमें कंपेयर करें ओमेगा एल ना 1 में ओमेगा सी की। ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा है तो ओमेगा एल की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। ओमेगा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो भागफल कैसा आता है, छोटा आता है, ये छोटी राशि होगी। तो अब इस थर्ड कंडीशन में जब ओमेगा की वैल्यू एन से ज़्यादा है तो प्रतिबाधा में कौन सा पद अधिक प्रभावी होगा, ओमेगा इंटू एल अधिक प्रभावी होगा। तब जो परपथ की प्रतिबाधा किसके बराबर होगी, ओमेगा इंटू एल के बराबर। तब धारा का शिखर मान कितना आएगा, आप जानते हैं धारा का शिखर मान का फॉर्मूला ई नॉट अपॉन में जेड होता है। आप जेड की वैल्यू पुट कर देंगे तो आई नॉट इक्वल ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल आ जाएगा। ओके, फाई इक्वल पाई बाई टू कैसे आया, ये भी आपको ट्रिक की सहायता से बता दे रहा हूँ। अब आप जो थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, थर्ड कंडीशन ये है, जब ओमेगा की वैल्यू एन से बहुत ज़्यादा है तो कौन सा पद अधिक प्रभावी है, ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा इंटू एल 1 में ओमेगा सी तो है नहीं, ये ज़्यादा अधिक प्रभावी है। तो आर और ओमेगा एल के बीच कितना कोण बन रहा, पाई बाई 2 का। ओके, तो परपथ में जो धारा बह रही है वो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल से कितने कोण पीछे रहता है, पाई बाई 2 कोण पीछे रहता है। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2 आ जाएगी। ओके, तो इधर से आप क्या देख रहे हैं, यदि हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो धारा का आयाम कैसा होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि धारा का आयाम का संबंध प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की आवृत्ति से कैसा, व्युत्क्रमानुपाती। ओमेगा का मान बढ़ेगा तो आई नॉट का मान घटेगा, ओमेगा का मान घटेगा तो आई नॉट का मान बढ़ेगा। जब ओमेगा का मान बढ़ेगा तो जेड का मान बढ़ेगा, ओमेगा का मान घटेगा तो जेड का मान घटेगा। ओके, अब हम निकाल लेंगे इस परपथ का विशेषता गुणांक क्या है। जो आपने प्रणोदित आवर्ती दोलक का विशेषता गुणांक निकाला था वो आपको आई बटन पर लिंक मिलेगी। उसी प्रकार से आपको इस परपथ का विशेषता गुणांक निकालना है, कितना की, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू इक्वल ओमेगा आर इंटू टाउ होता है। ओमेगा आर क्या है, परपथ की अनुनादी आवृत्ति। टाउ क्या है, श्रांति काल, परपथ का श्रांति काल। श्रांति काल को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इक्वल 1/2b होता है। तो हमने टाउ की वैल्यू रख दी तो ओमेगा अपॉन में 2b। हमने अभी 2b किसके इक्वल लेट किया था, हमने 2b लेट किया था r अपॉन में l के इक्वल। ओके, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू एल अपॉन में r। ओके, और इसको और आगे ये हम अनुनादी वक्र की अर्ध चौड़ाई है जो हमने प्रणोदित आवर्ती दोलक में विशेषता गुणांक जब फाइंड किया था, तब हमने जब अनुनादी वक्र की उसमें चौड़ाई समझाई थी
तब हमने उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था। जे अन्नादि वक्र की अर्ध चौड़ाई, तो अन्नादि वक्र की अर्ध चौड़ाई के पदों में जो हमने विशेषता गुणांक निकाला है ओमेगा r अपॉन में 2 डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा क्या है? अन्नादि वक्र की अर्ध चौड़ाई। ओके, ओमेगा r क्या है? अन्नादि कोणीय आवृत्ति। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना? प्रणोदित अथवा चालित आवर्ती दोलित का उदाहरण। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करिए, आपकी वो समस्या का निदान किया जाएगा। धन्यवाद।